हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। वर्किंग कैपिटल रिवीजन क्लास नंबर 1। वर्किंग कैपिटल उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जितना था कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के भी रिवीजन में हम लोगों ने 2 क्लासेस डिवोट करी। वर्किंग कैपिटल में भी ऐसा ही होने वाला है। एक रिवीजन क्लास में इतने बड़े चैप्टर को एकोमोडेट नहीं किया जा सकता, इसलिए 2 क्लासेस में वर्किंग कैपिटल के सारे कंसेप्ट्स को हम रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। लेकिन वही मैसेज जो हर रिवीजन क्लास में मैं देता हूं कि आपको इन क्लासेस में लिखना नहीं है, देखना है, सुनना है, समझना है। लिखने का काम रिवीजन क्लासेस में नहीं। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट नंबर 1 से। इंट्रोडक्शन। वर्किंग कैपिटल को आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये कंसेप्ट बेसिकली है क्या? देखो जी, जिस तरीके से मैं बात को समझता हूं, पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो असल में रिक्वायरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स पर कंसंट्रेटेड है। रिक्वायरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही 2 एस्पेक्ट हैं जो हमेशा डिस्कस होते रहते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट और यूटिलाइजेशन है, अगर इसका जो बेस है वो लॉन्ग टर्म है, अगर इसका बेस लॉन्ग टर्म है तो ऑफ कोर्स इसको फिर हम लोग कैपिटल बजटिंग के स्कोप में ले जाते हैं। कैपिटल बजटिंग, देखो जी, अगर आप प्लांट मशीनरी के बारे में बात करोगे, बिल्डिंग के बारे में बात करोगे, स्टॉक्स, और अगर आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि लॉन्ग टर्म बेस्ड हैं, तो सारी की सारी ऑफ कोर्स कैपिटल बजटिंग के स्कोप में जाएंगी। और आप यही सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहे थे। इसका मतलब अगर आपका ध्यान फिक्स्ड एसेट्स की तरफ है या फिर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ है, वो कैपिटल बजटिंग के स्कोप में है। लेकिन अगर यही इसके स्कोप को अगर हम शॉर्ट टर्म बेस्ड कर देते हैं, तो शॉर्ट टर्म स्कोप होने के कारण ये हमारी डे टू डे फंक्शनिंग की रिक्वायरमेंट पर कंसंट्रेटेड हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल के स्कोप में कवर करना चाहेंगे। अब बिजनेस की जो डे टू डे फंक्शनिंग है वो कौन कौन सी होती? देखो जी, मैं आपको बताऊं, प्राइमरली तो होता है सिर्फ स्टॉक। लेकिन क्या होता है कि अगर हम स्टॉक को मतलब क्रेडिट सेल उसकी कर देते हैं तो वही स्टॉक फिर डेटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब स्टॉक है और डेटर्स है, तो हमारा सारा का सारा ध्यान स्टॉक के ऊपर है, डेटर्स के ऊपर है, और ऑफ कोर्स कैश की पोजीशन भी उसमें आ ही जाती। और आप जानते हो प्राइमरली आपकी जो करंट एसेट्स हैं वो यही 3 होती हैं। कैश बैलेंस है इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस, या फिर जो इन्वेंट्री आपके पास है, या फिर जो डेटर्स में आपके फंड्स इन्वेस्टेड हैं। तो जो करंट एसेट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है उसको हम लोग कहते हैं डे टू डे फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, वो सब जाएगी शॉर्ट टर्म यानी वर्किंग कैपिटल के परव्यू में। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स के रिलेशन में आपकी फाइनेंसिंग हुई पड़ी है वो सब जाएगी कैपिटल बजटिंग के परव्यू में। तो मेरे ख्याल से पोजीशन क्लियर है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में मैं आपको पॉइंट नंबर 2 पे लाता हूं। ये तो कंफर्म हो गया कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है वो हो गई वर्किंग कैपिटल में। अच्छा, आप लोगों ने ये फार्मूला तो सुना ही होगा कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हालांकि मैं जानता हूं कि ये आपको मालूम है कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज क्यों माइनस होती हैं, लेकिन कहना हो सकता है दिमाग से ये बात निकल गई हो, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन एक बार फिर से कर लेते हैं। भाई, जो आपका डेटर्स का अमाउंट है, जो आपके स्टॉक का अमाउंट है, जो आपके कैश का अमाउंट है, वो सब तो चलिए करंट एसेट्स में चला गया, पर उसमें से करंट लायबिलिटीज आखिरकार क्यों माइनस करी जाए, इसके पीछे मैं आपको बड़ा सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। मान लीजिए कि आपने स्टॉक खरीदा, तो ऑफ कोर्स जो स्टॉक है वो आपके करंट एसेट का पार्ट है, विदाउट एनी डाउट।
तो आपने कहा जी मैंने स्टॉक खरीदा 1 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख रुपए का स्टॉक करंट एसेट का पार्ट बन गया, सही है। अच्छा, फर्दर एज्यूम करिए जो स्टॉक आपने खरीदा था ये आपने क्रेडिट परचेजेस करी थी, लेट अस एज्यूम क्रेडिट परचेजेस करी थी। तो चूंकि आपने क्रेडिट परचेजेस करी थी तो क्रेडिटर्स बैलेंस जो है फिर वो तो करंट लायबिलिटीज का पार्ट बन गया, क्रेडिटर्स। अच्छा, एक असम्पशन और लेते हैं कि सारा का सारा स्टॉक क्रेडिट परचेजेस में नहीं था। मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ 40,000 का जो स्टॉक था वो आपने क्रेडिट परचेज किया था। तो मुझे एक बात बताइए, आपने 1 लाख का स्टॉक खरीदा, उसमें 40,000 का आपने क्रेडिट परचेज किया, तो मेरे भाई आपके खुद के स्टॉक में आपका खुद का पैसा कितना इन्वेस्ट हो गया? 60,000 इन दोनों का डिफरेंस। कोई गलत बात तो नहीं है? तो अगर मैं ये जानना चाहूं कि मैंने अपनी खुद के स्टॉक को खरीदने में खुद का पैसा कितना इन्वेस्ट किया, शब्दों को पकड़िए, खुद के स्टॉक को खरीदने में खुद का पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ, तो क्या ये जानने के लिए मुझे क्रेडिटर्स माइनस करना चाहिए कि नहीं? यस, शुड बी डिडक्टेड। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि वर्किंग कैपिटल में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई पड़ी है, वर्किंग कैपिटल में आपके कितने फंड्स इन्वेस्टेड हैं, तो इसका सीधा सा प्रोसीजर क्या है कि आप सारी पहले करंट एसेट्स का टोटल करें और उसमें से आप करंट लायबिलिटीज माइनस करें। करंट लायबिलिटीज का बेसिक मीनिंग क्या हो गया कि आपको करंट एसेट्स को एक्वायर करने में आउटसाइडर्स ने कितनी हेल्प करी है। तो आउटसाइडर हेल्प अगर डिडक्ट कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अपनी खुद की हेल्प कितनी करी है करंट एसेट्स को एक्वायर करने में। इसलिए वर्किंग कैपिटल की सबसे बढ़िया डेफिनेशन बताऊं, वो अमाउंट जो हमारा है और जो हमने अपनी खुद की करंट एसेट में इन्वेस्ट किया है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वेरी गुड। अच्छा, मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। ये जो वर्किंग कैपिटल में हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, ये 2 तरीके का हो सकता है। एक को तो हम कहते हैं परमानेंट, और मेरे भाई दूसरे को हम लोग कहना चाहेंगे टेम्परेरी। वेल, आपको ध्यान होगा मेन क्लासेस में हम लोगों ने परमानेंट और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल पर अच्छे खासे थ्योरी के नोट्स लिखे थे। मैं वो सारी बातों को एक बार फिर से रिकॉल करना चाहूंगा। उसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिया था, आपको याद ही होगा। चलिए वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार फिर से जरा आ जाए। एक व्यू तो ये है कि जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो कुछ ऐसे होना चाहिए और जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है वो कुछ ऐसे होना चाहिए। दूसरा व्यू क्या है कि जैसे जैसे बिजनेस में प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे परमानेंट कैपिटल भी इंक्रीज होता है और वैसे वैसे टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल भी इसी तरीके से बढ़ता और कम होता रहता है। अब ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल यानी क्या? मेरे प्यारे बच्चों, आपकी करंट एसेट में जो इन्वेस्टमेंट हमेशा के लिए हो गई, जिसको कि आप अपने बिजनेस से कभी विड्रॉ नहीं करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ये सीधी लाइन इस बात का इंडिकेशन है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एक तरीके से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, ये इतनी रहती है हमेशा। लेकिन टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल ऊपर और नीचे क्यों होता जाता है? वेल, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस की साइक्लिकल या सीजनल फ्लक्चुएशन की रिक्वायरमेंट्स कैसी। जैसे हो सकता है कि आपके बिजनेस में किसी पर्टिकुलर सीजन में बड़ी ज्यादा सेल होती हो, कस्टमर्स बहुत ज्यादा आते हो। ऐसी सिचुएशन में आपको भी स्टॉक में बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। तो जैसे वो सीजन का पीरियड आता है, हम वो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल थोड़ी देर के लिए लाते हैं और वो सीजन के बीत जाने के बाद वही पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन जो मिनिमम वर्किंग कैपिटल है, मेरा मतलब परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ये वहीं का वहीं रहता है। फिर सीजन आता है, फिर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल आता है, फिर वो नीचे चला जाता है। इस तरीके से टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल आता है, जाता है, आता है, जाता है।
वही सिचुएशन हमने इस व्यू में भी रखा है, पर हमने परमानेंट वर्किंग कैपिटल को क्यों इंक्रीज करा है? क्योंकि बिजनेस की जो मिनिमम लेवल रिक्वायरमेंट होती है, जो उसके मिनिमम कमिटेड कस्टमर्स होते हैं, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं। अगर आपको ये परमानेंट टेम्परेरी समझना हो तो सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको बताऊं, वो है आपके घर के पास हलवाई की दुकान। भाई देखो, जो मिठाइयां उसने बेचनी है, हर रोज बेचनी है, वो तो उसके परमानेंट वर्किंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा। पर आपने देखा होगा जैसे दिवाली के मौके पे उसको लगता है कि भी बड़ी सारी डिमांड आएगी, तो फिर वो क्या करता है? वो फिर बहुत ज्यादा स्टॉक बनाता है। उन दिनों सेल भी बहुत ज्यादा होती और पूरी की पूरी दुकान मिठाइयों से भर जाती। पर जैसे दिवाली का मौसम निकलता है वो फिर पुरानी पोजीशन पे चला जाता है। तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट कभी कभार ऐसी होती है कि आपको पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है, रिक्वायरमेंट खत्म, पैसा वापस आता है, लेकिन वो जो मिनिमम लेवल वर्किंग कैपिटल है वो बिजनेस में बना ही रहता है। तो ये हम लोगों ने कंसेप्ट नंबर 1 पे डिस्कशन किया। हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल पर बातचीत करी। वर्किंग कैपिटल है बिजनेस की करंट एसेट्स, मेरा मतलब है शॉर्ट टर्म एसेट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट। और अगर आपकी शॉर्ट टर्म एसेट्स को खरीदने में क्रेडिटर्स या बाकी करंट लायबिलिटीज ने आपकी मदद करी है तो उन्हें माइनस करना मत भूलिएगा। और ये हम लोगों ने परमानेंट और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को भी डिस्कस किया। बाकी आपको इसके कंप्लीट नोट चाहिए तो आपको मेन क्लासेस में जाकर देखना ही होगा। आइए जी, बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट नंबर 2, हेडिंग है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपको अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल को कम रखना है, ज्यादा रखना है? किसी पर्टिकुलर सीजन में ज्यादा होना चाहिए या किसी पर्टिकुलर सीजन में कम होना चाहिए? ये सारे के सारे फैक्टर जो है ये कौन कौन से हैं जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को डिसाइड करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 तरीके के फैक्टर्स हो गए, एक को हम कहेंगे इंटरनल और दूसरे को हम कहेंगे एक्सटर्नल। पहले इंटरनल फैक्टर्स, जो बिजनेस के खुद के फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं। बेसिकली हम ये समझते हैं कि जैसे बिजनेस की नेचर, साइज, क्रेडिट पॉलिसी और इन्वेंट्री पॉलिसी, ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल के कम या ज्यादा होने को डिसाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं नेचर से जी। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस ऐसा है जो एक ट्रेडिंग फर्म है, ट्रेडिंग फर्म समझते हैं जो खरीदते और बेचते हैं, जैसे जैसे केमिस्ट की दुकान या जैसे किराने की दुकान। अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रेडिंग फर्म है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी कम हो सकती है एज कंपेयर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग फर्म। भाई मैन्युफैक्चरिंग फर्म को तो चिंता रॉ मटेरियल की भी करनी है, वर्क इन प्रोग्रेस की भी करनी है और फिनिश गुड्स की करनी है। तो वर्किंग कैपिटल का कम या ज्यादा होना आपके बिजनेस की नेचर के हिसाब से डिसाइडेड होगा। फिर आपके बिजनेस का साइज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भाई आपने देखा होगा कि कुछ दुकानें बहुत बड़ी होती हैं साहब। अगर आपको लगता है कि जैसे अगर मैं ऑनलाइन सेल परचेज जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है, अगर मैं उनके बारे में बात करूं, अगर मैं अमेजॉन के बारे में बात करूं, फ्लिपकार्ट के बारे में बात करूं, सोचिए इन लोगों ने अपने पास इन्वेंट्री का कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये क्या करते हैं कि भाई नेशनल इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को डील करते हैं, लोकल की तो बात छोड़िए। तो जैसे जैसे आपके बिजनेस का साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपको अपने पास इन्वेंट्री का ह्यूज लेवल मेंटेन करना पड़ सकता है और आपको वैरायटीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप कभी ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो आप देखते हैं ना कितनी सारी वैरायटीज हैं। इतनी सारी वैरायटीज अगर वो आपको ऑफर कर रहे हैं तो उनके पास इन्वेंट्री स्टॉक में होनी भी तो चाहिए। तो आपके बिजनेस का नेचर के साथ साथ आपके बिजनेस का साइज ये डिसाइड करेगा कि आपके पास करंट एसेट्स में पर्टिकुलरली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा हो सकती है। क्रेडिट पॉलिसी, देखो जी, अगर तो आप कैश सेल करते हो फिर तो आप हमारा ये पॉइंट ही मत पढ़ो। लेकिन अगर आपके बिजनेस में क्रेडिट सेल होती है, कई सारे ऐसे बिजनेस हाउसेस हैं जो क्रेडिट सेल पर ही टिके हुए हैं। अच्छा, एक तो बात होती है क्रेडिट सेल, दूसरी होती है कि कितने पीरियड का क्रेडिट दिया जाता है। अगर आप अपने कस्टमर को ज्यादा पीरियड का क्रेडिट देते हो,
जैसे हो सकता है कहीं 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का। अब आपके दिमाग में ये बात तो आएगी कि जी हमने तो क्रेडिट सेल कर दी, अब ये पैसे 2 महीने के बाद आएंगे, तब तक हम बिजनेस कैसे करेंगे, और भी तो नया कस्टमर आ सकता है। तो इसका मतलब अगर आप अपने कस्टमर को ज्यादा पीरियड का क्रेडिट दोगे तो विदाउट एनी डाउट आपको अपने बिजनेस में, इन्वेंट्री में और डेटर्स में, कुल मिलाकर करंट एसेट्स में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्वेंट्री पॉलिसी। आप लोगों ने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़ रखा होगा कि जेआईटी की पॉलिसी अगर अडॉप्ट होती है, जेआईटी यानी क्या, जस्ट इन टाइम परचेजिंग पॉलिसी, तो फिर इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तब आप मटेरियल को खरीदते ही तभी हैं जो कंजम्पशन से एकदम पहले का स्टेज होता है, तो इन्वेंट्री रखने का आपका विश्वास ही नहीं है। लेकिन जीआईटी की पॉलिसी हर बिजनेस फर्म में एप्लीकेबल कहां होती है, उसकी तो कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं जो उस पॉलिसी को सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल बना देती हैं। नॉर्मल केसेस में तो जीआईटी फॉलो नहीं होता है, उसमें तो आपको इन्वेंट्री को होल्ड करके रखना पड़ता है। तो ये आपके बिजनेस की इन्वेंट्री पॉलिसी भी है जो डिसाइड करेगी कि इन्वेंट्री में आपकी इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स हैं, आपके बिजनेस की नेचर है, आपके बिजनेस का साइज है, ओके, क्रेडिट सेल पे जो क्रेडिट टर्म्स पे क्रेडिट सेल करी जाती है, या फिर जो इन्वेंट्री की पॉलिसी आप मेंटेन करते हैं, ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल के कम या ज्यादा होने को लेकर जरूरी फैसले लेते हैं। अब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि ऑफ कोर्स आपके बिजनेस के बाहर के एनवायरनमेंट से कंट्रोल्ड है, पर आप चूंकि इस दुनिया का हिस्सा हैं तो आपको भी ऐसी सिचुएशन में अफेक्टेड आप फील कर सकते हैं, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं। पहला, मार्केट कंडीशंस। मेरे भाई, अगर आप ऐसी मार्केट में अपना बिजनेस करते हो जिसमें कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा कंपटीशन, तो फिर आपको अपने पास इन्वेंट्री की ह्यूज वैरायटी मेंटेन करनी पड़ सकती है। आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको देखो मेरी दुकान पे कितना सारा इन्वेंट्री है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके कॉम्पिटिटर्स के पास भी उसी इन्वेंट्री की वैरायटीज हैं, तो वो वैरायटी आपके पास भी होनी चाहिए। इनफैक्ट एक कदम आगे बढ़कर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे अगर आपको इस मार्केट में बने रहना है या फिर फ्यूचर में सेल को इंप्रूव करना है। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो तो खुद के वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी ही पड़ती है। कस्टमर उसी दुकान पे जाना पसंद करता है जो दुकान भरी होती है, जिसमें वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। कम वैरायटी रखोगे तो कस्टमर जाएगा और साथ में बाकी कस्टमर्स को भी ले जाएगा। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी फैक्टर्स। देखो, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हो जो कि जल्दी ही आउटडेटेड हो सकता है, आउट ऑफ फैशन हो सकता है, तो आपको ये लग सकता है कि अरे अगर हमने इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो हमारी बेकार हो जाएगी, डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, क्या करें इसका। इसलिए जो भी ऐसे प्रोडक्ट में लोग डील करते हैं जो प्रोडक्ट जल्दी आउटडेटेड, आउट ऑफ फैशन हो सकते हैं, ऑब्सोलीट हो सकते हैं, तो ऐसी इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट लीज लेवल पर करी जानी चाहिए। अननेसेसरी स्टॉक को आप मेंटेन करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट जो है आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला नहीं है। तो टेक्नोलॉजी फैक्टर्स हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, कि ऐसा केस नहीं है, ये प्रोडक्ट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो अगले साल बिक जाएगा, तब तक अगर इन्वेंट्री में पड़ा भी रहा तो ज्यादा से ज्यादा आपको उसके स्टोरेज कॉस्ट की चिंता करनी है, पर कम से कम वो प्रोडक्ट बना तो रहेगा, वो प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन तो नहीं हो जाएगा। तो ये एक फैक्टर है, ये आउटसाइड फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है कि जिसके बेसिस पे कंपनी को वर्किंग कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने पड़ते। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। देखो, आपका अगर ट्रेडिंग फर्म भी है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म भी है, आपको यह सोचना पड़ेगा कि भाई जो बिजनेस आप करते हो, आप अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट बेचते हो, वो आगे हम परचेज कहां से करें, या फिर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट को कैसे हम लोग अवेल करें। कई बार रॉ मटेरियल हर समय अवेलेबल नहीं होता, वो जब भी अवेलेबल होता है
आपको उसको उसी समय परचेज करना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल आपको देता हूं, मैंगो ड्रिंक आप लोगों ने कई बार पी होगी। वो आज की डेट में पूरे साल अवेलेबल है, जब चाहे मर्जी खरीद लीजिए। लेकिन ये जो कंपनी जो मैंगो ड्रिंक बनाती है वो कहती है कि देखो जी, हमें तो अपने कस्टमर को हर साल, पूरे साल में हर रोज प्रोवाइड करा कर देना है, पर हमें तो पीछे मैंगो, हमें तो पीछे आम हर रोज नहीं मिलता, वो तो खाली गर्मियों में मिलेगा। तो हमारी प्रॉब्लम यह कि हमारा रॉ मटेरियल खाली हमको गर्मियों में मिलता है, लेकिन हमें अपने कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं वो पूरे साल प्रोवाइड करा कर देना पड़ता है। तो इसका मतलब गर्मियों में जैसे ही हमको आम की सप्लाई मिलेगी, हम उस समय ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहेंगे, क्योंकि अगर उस समय नहीं मिला तो फिर पूरे साल बिजनेस हम चलाएंगे कैसे। तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी का टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उस टाइम पर मटेरियल कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से सोचिएगा रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिस्कशन करा, जो कि वर्किंग कैपिटल के कम या ज्यादा होने के फैसलों पर असर डालते हैं। बहुत बढ़िया, आइए जी बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट की हेडिंग है ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं? कैश इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक बार फिर से, कैश इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल में आपका जो कैश इन्वेस्ट हो जाता है वो पीरियड कहां से शुरू होता है और कहां जाके खत्म होता है। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली देखिए, नंबर लाइन की मदद से कुछ ऐसे बताना चाहेंगे। भाई ये वो डेट है जब आपने रॉ मटेरियल को परचेज किया। जैसी रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड शुरू हो गया। अच्छा जी, ये वो डेट है कि जब आपको आपका कैश डेटर से रिसीव होगा, यानी जिस दिन कैश गया और जिस दिन कैश वापस आया, ये जो पीरियड है यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं कैश इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग साइकिल के नाम से ये जो मशहूर है। अच्छा जी, अब यहां से लेके यहां तक होता क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें होता है RWFD। आर का मतलब रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। क्या मतलब? आप जैसी रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, आप उसी समय तो कंज्यूम कर नहीं लेते। हालांकि मैं आपको अभी बता रहा था कि अगर आप JIT पॉलिसी अडॉप्ट करो तो आप उसी समय कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन वो कहां हर बिजनेस में अडॉप्ट होती। तो जितने पीरियड के लिए आपको रॉ मटेरियल होल्ड करना पड़ता है, भाई उतने पीरियड के लिए आपका तो कैश इन्वेस्ट हो गया, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदते ही कैश आपका इन्वेस्ट हो गया था। उसके बाद रॉ मटेरियल स्टोर में आपने होल्ड करके रखा है। तो जितने पीरियड के लिए रॉ मटेरियल होल्ड किया जाता है वो है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, उसको हमने नाम दिया R। ओके, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस पर अभी हम आते हैं, पर पहले जरा ये कंसेप्ट समझते हैं। जैसे R का पीरियड खत्म होता है तो W का पीरियड शुरू हो जाता है। W यानी वेल दिस इज WIP होल्डिंग पीरियड। आप इसको ऐसे सोचिए कि जैसे रॉ मटेरियल स्टोर से निकलकर फैक्ट्री में जाता है, तो फैक्ट्री का भी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर का टोटल इन्वॉल्वमेंट पीरियड है, उतने पीरियड के लिए जब तक मैन्युफैक्चरिंग चलती रहती है तब तक आप कहेंगे कि मेरा कैश तो बहुत पहले इन्वेस्ट हो चुका है। पहले रॉ मटेरियल एज इट इज पड़ा रहा, फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता रहा। मेरा मतलब है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर का टाइम लगता है ताकि रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा सके, उसे हम कहेंगे WIP होल्डिंग पीरियड, या फिर सीधा कहिए W। आप कहेंगे कि मेरा कैश इन्वेस्ट करे हुए अब तक 2 पीरियड बीत चुके हैं। पहले रॉ मटेरियल एज इट इज पड़ा रहा, उसके बाद वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता रहा। अच्छा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते ही इमीडिएटली थोड़ी आपका इन्वेंट्री बिक जाता है। ऐसा भी टाइम है कि जिसमें फिनिश गुड्स एज इट इज आपके वेयर हाउस में पड़ा रहेगा,
उसको हम लोग कहेंगे एफ, यानी फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड। इसको भी कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फार्मूला है, अभी बात करते हैं, पर पहले जरा ये कंसेप्ट। ओके, अगर मान लीजिए इन्वेंट्री फिनिश गुड्स के नाम पर आपके वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, उसके बाद अल्टीमेटली कस्टमर मिला, आपने प्रोडक्ट उसे बेचा, तो कौन सा कस्टमर उसी समय पैसे दे देगा? कस्टमर भी कहेगा कि मैं पैसे आपको 1 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा। तो जितना टाइम हमारे कस्टमर को, हमारे डेटर को चाहिए पेमेंट करने के लिए, उससे को हम क्या कहेंगे? डेटर्स कलेक्शन पीरियड, दैट इज डी। तो इसका मतलब ये टोटल पीरियड बेसिकली है कितना? आपको कैश को इन्वेस्ट करना पड़ेगा कितने पीरियड के लिए? वेल, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड, इन सब का टोटल। तो इन्वेस्टमेंट कब शुरू होती है? रॉ मटेरियल के परचेज करने पर, और वो कब मटेरियलाइज होती है? जब आपको आपका पैसा अपने डेटर्स या कस्टमर से मिलता है। इसलिए इन सब के टोटल को R प्लस W प्लस F प्लस D, उसके टोटल को आप कह सकते हो कैश इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ वर्किंग कैपिटल, पॉपुलरली नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। वाजिबा। पर आप देखेंगे लास्ट में हमने एक अमाउंट, एक फिगर माइनस करी है, दैट इज C, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। ये क्या है? सुनेगा। देखिए एक बात बताइए, जब आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था, हो सकता है कैश परचेज हो, मैं मना नहीं करता, पर यह भी तो क्रेडिट परचेज हो सकती है। अगर आप लोगों को क्रेडिट सेल करते हो सकता है कि आप भी तो क्रेडिट परचेज करते होगे। भाई, जब आप खुद क्रेडिट परचेज करते हो तो आप भी क्रेडिटर्स को कहते होगे ना कि मैं पैसे आपको 15 दिन के बाद दूंगा, 20 दिन के बाद दूंगा, 1 महीने के बाद दूंगा। इसलिए हम ये कैसे मान लें कि जैसे ही आपने मटेरियल परचेज किया आपका कैश इन्वेस्टमेंट पीरियड शुरू हो गया? नहीं, हो सकता है थोड़े पीरियड के लिए आपने भी अपने क्रेडिटर को पेमेंट ना करी हो, तो आपका कैश इन्वेस्टमेंट पीरियड इफेक्टिवली परचेज की रेट से शुरू हो ही नहीं सकता। अगर आपने खुद परचेजेस क्रेडिट पर करी हैं तो जितने पीरियड का आप क्रेडिट अवेल करते हैं या जितने पीरियड के बाद आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाना चाहिए, या यूं कहें माइनस कर दिया जाना चाहिए। इसलिए अगर आप नेट में अपना ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इफेक्टिव फार्मूला क्या हो गया? वेल, R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। वाजिबा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं काम करने वाला हूं। हमारी बुक में ऑपरेटिंग साइकिल का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्वेश्चन नंबर 1 इस पूरे कंसेप्ट को बड़े अच्छे ढंग से समझाता है। तो जब हमने इसकी मेन क्लासेस रिकॉर्ड करी थी, उसमें जब क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हुआ था ऑपरेटिंग साइकिल में, मैं चाहूंगा वो क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सॉल्यूशन इस रिवीजन क्लास में ऐड कर दिया जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया ढंग से हमने उस क्वेश्चन को हैंडल किया, और एक एक फार्मूला जो है ना, यानी रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, इन सारे फार्मूलों का डिटेल डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो मैं टेक्निकल टीम को डायरेक्शन दूंगा कि जब हमने मेन क्लासेस रिकॉर्ड करी थी, ऑपरेटिंग साइकिल का जब क्वेश्चन नंबर 1 आया था, तो इस वीडियो के साथ उसको ऐड कर दिया जाए। आइए बढ़ते हैं पेज नंबर 3.28 की तरफ। पेज नंबर 3.28 को स्क्रीन पर लाया जाए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इसी पेज से शुरू होता है, और जो सबसे पहला कंसेप्ट आप देख पा रहे हैं, इसकी हेडिंग है ऑपरेटिंग साइकिल। इसके टोटल 3 क्वेश्चन हमारे पास हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ने का काम शुरू करते हैं जी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, दे से कंप्यूट ऑपरेटिंग साइकिल इन डेज। वेरी गुड जी। पहली इंफॉर्मेशन पढ़िएगा, एवरेज डेटर्स आउटस्टैंडिंग, देन दे से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, अमाउंट एकदम सामने आपके पास है। जितने भी अमाउंट्स आपको बताए गए हैं वो सब 1000 रुपीज में है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बताया गया है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स की इंफॉर्मेशन भी गिवन है। ओके,
वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। आखिर में आपको कहा गया है कि एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 16 डेज एंड पीरियड कवर्ड इज 365 डेज। सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। आइए जी शुरू करते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। वेरी गुड जी। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, आपसे पूछा जा रहा है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आपको कैलकुलेट करके बताना है। ओके जी, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का जो फार्मूला, जो सो कॉल्ड फार्मूला मैंने आपको बताया है वो क्या है जी? पहले रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, उसमें ऐड होता है WIP होल्डिंग पीरियड, उसमें ऐड होता है फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिर ऐड होता है डेटर्स कलेक्शन पीरियड, और फिर डिडक्ट होता है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। बस जी यही सब प्लस माइनस करना है और तो कोई खास बात है नहीं जी। अब एक एक करके ये सारी कैलकुलेशन को पिक करते हैं। मैं इंटेंशनली जिस कैलकुलेशन से शुरू करना चाहता हूं वो है जी डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर्स कलेक्शन पीरियड अगर आपने समझ लिया ना तो बाकी सारी कैलकुलेशन समझने में कोई खास परेशानी नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं पहली कैलकुलेशन से। पहली कैलकुलेशन कौन सी जी? डेटर्स कलेक्शन पीरियड। ओके जी, डेटर्स कलेक्शन पीरियड को आप क्या टर्म देना चाहते हैं? दिस इज डी। अच्छा, मैंने आपको इसका क्या फार्मूला लिखवा कर दिया है? दिस इज एवरेज डेटर्स बैलेंस, गेट इट मल्टीप्लाइड विथ 365 डेज, और साथ ही साथ आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। आप किससे डिवाइड करेंगे? एनुअल क्रेडिट सेल से। देखो मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, ये सारी की सारी बातें क्वेश्चन में गिवन है। सच बात तो ये पुट करोगे तो यही आंसर आएगा और आपको लगेगा कि आपको सब समझ में आ गया। इससे बड़ी गलतफहमी नहीं हो सकती। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस फार्मूले को याद करने, रट्टा लगाने की कोशिश करी तो आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो फिर आइए इसको समझने का काम शुरू करें। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। आप मानिए कि ये कंसेप्ट अभी है ही नहीं, इसलिए मैं इसको जानबूझ के छुपा लेता हूं जी। मैं इसको जानबूझ के छुपा लेता हूं। ओके जी, वेरी गुड। और आप भी लिखने का काम बंद करिए, जो मैं कहना चाहता हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा जी। मान लीजिए एक ऐसी कंपनी है, अच्छा ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च और एकदम आखिर में दिसंबर। ओके जी, एक ऐसी कंपनी है जो ये कहती है कि हम 10,000 रुपए की क्रेडिट सेल करते हैं जी, और जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर्स को कहते हैं कि पैसे अगले महीने दे देना। तो अगले महीने में यानी फरवरी में आपको ये 10,000 रुपए मिल जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले 10,000 का डेटर्स बैलेंस बनता है, अगले महीने जब पैसे मिलते हैं तो डेटर्स बैलेंस क्लोज, खत्म। लेकिन आप फिर 10,000 की क्रेडिट सेल कर देते हैं, डेटर्स बैलेंस फिर बन गया। अगले महीने जब वहां से 10,000 रुपए आ गए, डेटर्स बैलेंस फिर खत्म हो गया। फिर आपने फिर 10,000 की क्रेडिट सेल कर दी। अब आप इसको घुमाओगे, सर्कल में घुमाते जाइए। मैं कहता हूं सारा साल ऐसे ही बिता दो। जनवरी में सेल करो, फरवरी में पैसा लो, फरवरी में सेल करो, मार्च में पैसा लो, मार्च में सेल करो, अप्रैल में पैसा लो। इस तरीके से सोचा जाए, आप हर साल, पूरे साल में टोटल कितनी बार सेल कर दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एनुअल क्रेडिट सेल कितनी है, तो आप कहोगे कि अगर एक महीने की सेल है 10,000 रुपए, तो मेरे प्यारे एनुअल सेल हो गई मल्टीप्लाइड विद 12, दैट इज ₹1,20,000। यस, हमने तो पूरे साल में 1,20,000 का सामान बेच दिया जी।
एकदम सही बात है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका डेटर्स बैलेंस कितना है, तो आप कहेंगे डेटर्स बैलेंस तो है ₹10,000। भला वो कैसे? अरे भाई, जब आपने पहले 10,000 की सेल करी थी तो 10,000 अगले महीने मिल गए, आपने फिर 10,000 की सेल करी, डेटर्स बैलेंस फिर बन गया। पुराना डेटर्स बैलेंस जैसे ही सेटल होता था, नया डेटर्स बैलेंस बन जाता था कि नहीं? द आंसर इज यस। आप इसको उस सेंस में सोचिएगा। मैं आपको दो बातें बता रहा हूं। पहली बात, आपकी पूरे साल की सेल है 1,20,000, लेकिन डेटर्स बैलेंस है सिर्फ 10,000। अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे डेटर्स कलेक्शन पीरियड बताइए, यानी आप कितने पीरियड में डेटर से कलेक्शन कर पाते हैं, इस पर आपका जवाब ये होगा कि सर आप ये पता क्यों करना चाहते हो? ये तो आप ऊपर बता चुके, ये तो आप मुझे बता चुके कि डेटर्स कलेक्शन पीरियड 1 महीने का है। आप तो मुझे बता चुके कि कलेक्शन 1 महीने के बाद होती है। अरे यार, वो तो ये सिचुएशन है ना। मान लो वो सिचुएशन आपको नहीं मालूम होती, तो आप यही डेटर्स कलेक्शन पीरियड कैसे पता करते? मैं आपको बताता हूं। जो मैंने आपको ऊपर फार्मूला लिखवा कर दे रखा है, वो फार्मूला क्या है? डेटर्स बैलेंस मल्टीप्लाइड विद 365 days, get it divided by annual credit sales। अरे कोई गलत बात थोड़ी कह रहा हूं। जो फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जो मैंने छुपा दिया है, मैंने कहा हम बाद में बात करेंगे, जरा इसमें पुट करिए। आप कहेंगे सर चलिए पुट कर लेते हैं। अगर हमारा डेटर्स बैलेंस है 10,000, साल के दिन है 365, और हमारी एनुअल क्रेडिट सेल है ₹1,20,000, आप इसको कैलकुलेटर की मदद से पता करके देख लीजिए कि आपका डेटर्स कलेक्शन पीरियड कितना आता है। जरूर 10,000 मल्टीप्लाइड विद 365, गेट इट डिवाइडेड बाय 1,20,000। क्या ये आ गया 30 पॉइंट समथिंग? सो ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 30 डेज, और 30 डेज का मतलब हो गया 1 महीना। यानी आप अपने कस्टमर्स को 1 महीने का क्रेडिट देते हैं। हालांकि ये बात आप पहले से जानते थे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वही तो बात मैं कंफर्म कर रहा हूं। अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, इससे आपको डेटर्स कलेक्शन पीरियड की इंफॉर्मेशन स्ट्रेट अवे पता चलेगी। अब मैं आपको बताता हूं इस फार्मूले के पीछे का बेस क्या है। ये मैंने आपको ये तो प्रूव करके बता दिया कि अगर आप इस फार्मूले में पुट करते हैं तो डेटर्स कलेक्शन पीरियड इंफॉर्मेशन पता चलती है, पर ये कोई बेस तो नहीं हुआ। तो आप एक काम करिए, जरा इसके बेस को सुनिएगा। अब मैं इसी फार्मूले को घुमा के यहां ले आता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत कम ये बात बहुत ध्यान से सोची जाए तो समझ में आती है। देखिए मैंने लिखा 10,000, ओके वेरी गुड, ये 10,000 यहां का यहां है। अब जरा देखिएगा 1,20,000, यस, ये जो 365 है ये आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है ना, तो क्या मैं इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी सर जरूर लिखिए, हमने आपको कोई रोका थोड़ी है। जरा इधर आइएगा। आप कहेंगे 10,000 है हमारा डेटर्स बैलेंस, यानी हमने डेटर से 10,000 रुपए लेने हैं। वेरी गुड। 1,20,000 क्या है? आपकी पूरे साल की सेल है, साल के दिन है 365। आप 365 से डिवाइड करिए। कैलकुलेटर कहता है कि 328 या 329, ये 329 क्या है? पर डे क्रेडिट सेल। वाजिबा। जब आप ये कहते हो, आप नीचे जब ये कहते हो कि आपकी 1 दिन की क्रेडिट सेल 329 रुपए है, और जब आप ये कहते हो कि आपने डेटर से 10,000 रुपए लेने हैं, तो आप मुझे बताएं कि जो पैसे आपको डेटर से लेने हैं वो कितने दिनों की सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे प्यारे, अगर मैं 10,000 को डिवाइड कर देता हूं 329 से, तो ये वही आ जाता है 30 डेज के इक्वल। तो आप इस पूरे कंसेप्ट को समझिए। आपने ऊपर क्या लिखा है कि मैंने डेटर से कितने रुपए लेने हैं, आपने नीचे क्या लिखा है कि मैं 1 दिन की सेल कितनी करता हूं।
तो जो आपको डेटर से रुपए लेने हैं वो और कुछ नहीं, आपकी 30 दिनों की सेल को रिप्रेजेंट करता है। कितना बढ़िया और ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन है। अब मैं एक काम करता हूं जी, वापस आपको आपके आंसर पे ले आता हूं। ये रहा जी आपका आंसर, यही था जी। वेरी गुड जी, परफेक्ट है। ओके, अब जरा इस सिचुएशन में आकर मुझे बताइएगा कि जी आपका एवरेज डेटर्स बैलेंस कितना है। आप कहेंगे सर 480,000। ओके जी, 480,000 है ना। चलिए मैं खाली 480 लिख लेता हूं, बात तो वही की वही है। आप इसको मल्टीप्लाई करेगा 365 से। अब मैं जानना चाहता हूं आपकी पूरे साल की क्रेडिट सेल कितनी है। आप कहेंगे सर सेल गिवन है, आप कहें तो उसको हम क्रेडिट सेल मान लें। जरूर जरूर आप इसको क्रेडिट सेल एज्यूम कर सकते हैं। एक तरीके से सोचा जाए तो मैंने 16,000 को डिवाइड किया है 365 से। इफेक्टिवली आपने नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है कि आपकी एक दिन की क्रेडिट सेल कितनी है, और ऊपर आप लिखते हैं कि आपको डेटर से कितने रुपए लेने होते हैं। आप चलिए मल्टीप्लाई करिएगा, 480 मल्टीप्लाइड विद 365, गेट इट डिवाइडेड बाय 16,000। तो मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेटर कहता है 10.95 डेज, लेकिन मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख लेता हूं 11 डेज। इसका सीधा सा मतलब है कि मैं अपने डेटर्स को 11 दिनों का क्रेडिट देता हूं। इसका मतलब मेरे डेटर पैसे 11 दिनों के बाद देते हैं, तो मेरे अंदर यह पेशेंस होनी ही चाहिए कि अगर मैंने उधार सामान बेचा है तो 11 दिनों का इंतजार तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, कितना इंतजार करना पड़ेगा कैश के वापस आने में। जब आप अपने डेटर्स को क्रेडिट सेल करोगे तो डेटर्स 11 दिन का टाइम लेते ही हैं। यह आपके बिजनेस का पैरामीटर साफ तौर पे देखा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोगों ने डेटर्स कलेक्शन पीरियड की कैलकुलेशन को डील कर लिया है। इसका मतलब डी की कैलकुलेशन हो चुकी है। अब मुझे इसी तरीके से आपको बताना है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, मुझे बताना है वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, मुझे बताना है फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, और लास्ट में क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। उन सबको यहां पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जी। मेरे ख्याल से मेरा अगले स्लाइड पर आने का टाइम आ चुका है। ये लीजिए जी, जो अगली कैलकुलेशन में टारगेट करने वाला हूं वो है जी रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। वाह जी वाह, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड ना। अच्छा, इसको आप क्या एब्रीविएशन देंगे, दैट इज आर। इसका फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, दिस इज एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके जी, आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 365 डेज से। आप इसको डिवाइड करेगा, किससे डिवाइड करिएगा, यस, दिस इज एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। वेरी गुड जी। आप मुझे बताएं कि आपके पास एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, यानी जो भी रॉ मटेरियल का स्टॉक आपके पास है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई पड़ी है। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट आपके पास आ गया ₹320,000। आप इसको सिर्फ लिखे ₹320, मल्टीप्लाई करेगा 365 से। अगली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन देखकर बताएं कि आपका पूरे साल का रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना है। द क्वेश्चन सेज ₹4,400। इंफॉर्मेशन थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स की इंफॉर्मेशन ना मैंने ऊपर लिखी ना नीचे लिखी। अल्टीमेटली आप जानते हो वो सिचुएशन कैंसिल आउट हो जाएगी और आपका आंसर वही आएगा। अच्छा, एक तरीका तो ये कि आप सीधे तौर पर बता दीजिए कि आपका जवाब क्या है, पर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको थोड़ा और सोचिए।
आप किस सेंस में सोचिए, देखिए एक तरीके से ऊपर आपने लिखा 320 रुपए, यानी आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है। अब आप आ जाइए नीचे, आप कहते हैं कि आपका पूरे साल का कंजम्पशन है 4400 और साल के दिन है 365। ये सोचने का तरीका हो गया जी, और कोई बात नहीं। ओके, ये है ₹320, गेट इट डिवाइडेड बाय, फटाफट बताइएगा कि आपका एक दिन का मटेरियल का कंजम्पशन कितना है। आप कहेंगे 4400 डिवाइडेड बाय 365, आपका एक दिन का जो मटेरियल का कंजम्पशन है, दे से कैलकुलेटर से मुझे पता चल रहा है 12.054 समथिंग, 12.054 पर डे। अगर ऐसा है तो जरा बताइएगा कि आपके पास जो 320 रुपए का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं किससे, 12.054 से, तो ये कितने डेज में कन्वर्ट होता है। वेल, कैलकुलेटर तो कहता है 26.54। आप मुझे बताएं अप्रोक्सीमेटली मैं इसको क्या लिख सकता हूं। मेरे हिसाब से आ गया ये 27 डेज। अच्छा, अब जरा इसके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पर आइए। अगर कोई आपको यह कहे कि मेरे पास 320 रुपए पड़े हैं और मैं एक दिन में जो नीचे लिखा है को 12 रुपए के आसपास में इतने रुपए खर्च कर देता हूं, तो बताओ 320 रुपए मेरा साथ कितने दिनों तक निभाएंगे। ऑब्वियसली अब 320 रुपए सारी जिंदगी तो आपका साथ नहीं निभाएंगे ना, यानी 27 दिन के अंदर अंदर ये मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल को होल्ड करने की आपकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 27 दिन की है। 27 दिन में मटेरियल खत्म, फिर आपको नया मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनिएगा। अगर आपके बिजनेस में ये रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा होता है और नीचे आप लिखते हैं कि आपका एक दिन का कंजम्पशन कितना है, इससे आपको क्या पता चलेगा कि आप रॉ मटेरियल कितने दिनों के लिए होल्ड करते हैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ जी? मेरे ख्याल से पोजीशन क्लियर हो जानी चाहिए। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपका ध्यान हमारी अगली कैलकुलेशन की तरफ ले आता हूं। हमारी अगली कैलकुलेशन कौन सी भला? यस, दिस इज WIP होल्डिंग पीरियड। वेरी गुड जी, आप इसको कैलकुलेट करें। फार्मूला बड़ा सीधा सा है, दिस इज एवरेज स्टॉक ऑफ WIP। वेरी गुड, आप इसको मल्टीप्लाई करेगा किससे? 365 डेज से। आप इसको किससे डिवाइड करेंगे? दैट इज एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरी गुड जी, अब आप जरा बताइएगा कि आपका एवरेज स्टॉक ऑफ WIP आपको कितना गिवन है। आप कहेंगे हाँ जी ये तो आपको गिवन है 350,000। वेरी गुड जी, यहां पर आप लिखेंगे ₹350,000 मल्टीप्लाई करेगा 365 डेज से। अब जरा बताइएगा क्या पूरे साल में गुड्स प्रोड्यूस करने में आपकी कॉस्ट कितनी होती है। आप कहेंगे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास है ₹10,000। वाह जी वाह, वैसे तो आप ये सीधा बता सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो सीधा ना बताएं। ऊपर आपने क्या लिखा कि जो WIP का स्टॉक है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है 350,000, नीचे 10,000 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ गया जी 27.40 पर डे। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, नीचे आपने क्या लिखा है कि आपकी एक दिन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो है 27 रुपए 40 पैसे। ऊपर आपने क्या लिखा है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो है 350। तो आप ही बताइए जो 350 है वो कितने दिनों की कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा।
तो जी हमको तो बताया जा रहा है 12.77 डेज। एक बार मैं चेक कर लूं जी, 350 डिवाइडेड बाय 27.4, ओके 12.77 डेज। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 13 डेज। कुछ गलत तो नहीं है जी? 13 डेज कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है जी, वेरी गुड। तो मेरी तरफ से WIP होल्डिंग पीरियड की कैलकुलेशन भी हो चुकी है। ओके जी, तो इस स्लाइड पर मैंने रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड और WIP होल्डिंग पीरियड ये दोनों कैलकुलेशन आपको बताई। पिछली स्लाइड पर आप देखिएगा मैंने डेटर्स कलेक्शन पीरियड आपको कैलकुलेट करके बताया। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में देखिए रॉ मटेरियल हो गया, WIP हो गया, फिनिश गुड्स अभी रहता है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड हो चुका है तो फिनिश गुड्स रह गया और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड की कैलकुलेशन रह गई। चलिए शाबाश, आगे आइएगा। अब मैं आपका ध्यान किस तरफ ले आता हूं जी? फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड की तरफ। जब आप कहते हैं फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड तो इसका जो फार्मूला मैंने आपको बता रखा है वो फार्मूला कौन सा है? वेल, दिस इज एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इट इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 365 डेज। सही है जी? आप इसको डिवाइड करिएगा एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा ही कि इसको गुड्स सोल्ड के साथ क्यों सोचा जाए। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप वर्क इन प्रोग्रेस सोचते हो ना तो आपके दिमाग में आता है प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन करते करते जो स्टॉक रुक जाता है उसको वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। लेकिन जब आप फिनिश गुड्स सोचते हो तो आपके दिमाग में आती है सेल। सामान आप पूरी तरीके से बेच नहीं पाए, इसलिए फिनिश गुड्स की पोजीशन एग्जिस्टेंस में आती है। अच्छा ये बताएं, आपका एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? ओके, बुक में लिखा है 260। बड़ी अच्छी बात है जी। आप इसको मल्टीप्लाई करें 365 डेज से और आप देख पा रहे हैं कि आपका एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 10,500। वेरी गुड जी। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब इसको सीधा ही कैलकुलेट कर लेते हैं जी। तो हमारे हिसाब से तो यह आ गया अप्रोक्सीमेटली 9 डेज। वेरी गुड जी। लास्ट कैलकुलेशन की तरफ आपका ध्यान ले आता हूं। दिस इज क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। ये तो अच्छी बात है कि क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड जो है ये इंफॉर्मेशन आपको स्ट्रेट अवे गिवन है, तो इसकी चिंता मत करिए भाई साहब। ये तो आप देखेंगे आखिरी लाइन में आपको लिखा हुआ मिल ही रहा है। और ये कितना है? दिस इज 16 डेज, स्ट्रेट अवे गिवन टू अस 16 डेज। वाजीवा। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड हो गया, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड हो गया, और अब तो सारी की सारी कैलकुलेशन आपकी तरफ से डील करी जा चुकी हैं। फार्मूलों का बेसिस भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं चलता हूं जी अपने मेन आंसर की तरफ। मुझे चाहिए ऑपरेटिंग साइकिल यानी रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन बताइए, ये राजी 27 डेज, वर्क इन प्रोग्रेस 13 डेज। तो जरा इधर आइएगा, 27 प्लस 13। अच्छा, फिनिश गुड्स कितना था? फिनिश गुड्स आपने कैलकुलेट करा था 9 डेज प्लस 9। डेटर्स कलेक्शन पीरियड देखिए आपने यही कैलकुलेट किया था 11। तो कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट तो जी इतने दिनों का होता है, लेकिन चूंकि क्रेडिटर्स से हमको फैसिलिटी मिलती है तो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड की फैसिलिटी इसको डिडक्ट कर देगी। तो आप 16 माइनस भी कर दीजिएगा
तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा कैश इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना है। आप कहेंगे रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 27 डेज, वर्क इन प्रोग्रेस 13 डेज, फिनिश गुड्स 9 डेज, डेटर्स कलेक्शन पीरियड 11 डेज, टोटल है 60। लेकिन चूंकि हमें किसी से फैसिलिटी 16 दिन के बाद मिल जाती है, यानी हम क्रेडिटर को पैसे 16 दिन के बाद देते हैं, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड है वो घट के रह जाता है सिर्फ 44 डेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये बिजनेस करते हैं, आपको स्टॉक में, आपको करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आपको पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। अगर कैश जाता है, आएगा वापस जरूर। कितने दिनों में? 44 डेज में आएगा जी। अच्छा, जब ये कैश 44 डेज में वापस आएगा तो उसके बाद ये फिर घूम जाएगा, आएगा फिर चला जाएगा, आएगा फिर चला जाएगा। देखो, ऐसे जब आप कैश को रियलाइज करते हो तो वो सेल प्राइस होता है, लेकिन उसमें से प्रॉफिट आप अपनी जेब में रखते हो और बाकी कॉस्ट को आप दोबारा इन्वेस्ट कर देते हो। हर बिजनेस में ऐसा होता है। कॉस्ट को इन्वेस्ट करो, सेल रियलाइज करो, प्रॉफिट जेब में रखो, कॉस्ट को बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट करो। तो सर्कल ये हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। पर हम चाहते जरूर हैं कि कैश हमारा जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। इसलिए नहीं कि हमको कॉस्ट वापस चाहिए, इसलिए क्योंकि हम प्रॉफिट चाहते। जितनी जल्दी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आपका खत्म होगा प्यारे, आप सोचिए प्रॉफिट उतनी जल्दी आपकी जेब में आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए, आप कहेंगे ये जितना छोटा होगा ये हमारे लिए उतनी ही फेवरेबल पोजीशन लेकर आएगा। वर्किंग कैपिटल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसी में से क्वेश्चन पूछे जाने का सबसे ज्यादा चांस हमेशा से रहा है। और मैं आपको बताऊं, आज की जो रिवीजन क्लास अब बची हुई है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिस्कशन करेंगे। जो दूसरी वाली रिवीजन क्लास होगी उसमें हम लोग रिसीवेबल्स मैनेजमेंट पर बात करेंगे, कैश मैनेजमेंट पर बात करेंगे, लेकिन अब खाली यही, क्योंकि इसमें अच्छा खासा टाइम हमारा लगने वाला है। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि पीरियड के शुरू में डिसाइड करें, पीरियड के शुरू में डिसाइड करें तो ही टर्म है एस्टिमेशन। और क्या डिसाइड करना है कि बिजनेस को डे टू डे फंक्शनिंग के लिए कितना कैश चाहिए, कितना कैश चाहिए, ताकि रॉ मटेरियल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, वर्क इन प्रोग्रेस में इन्वेस्टमेंट हो, फिनिश गुड्स के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो। डेटर्स को अगर क्रेडिट सेल कर रखी है तो जो फंड्स डेटर्स में ब्लॉक्ड हैं या इन्वेस्टेड हैं उसमें हम कितने फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पर्पस के लिए आपको कितना कैश चाहिए। और ऑफ कोर्स कैश इन हैंड और बैंक में भी तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको कैश की रिक्वायरमेंट है। फिर कई बार कुछ एक्सपेंसेस को प्री पे करना पड़ता है, एडवांस में पे करना पड़ता है। बेसिकली ये सारी की सारी आपकी करंट एसेट्स हैं। जब आप इसका टोटल करते हैं, ये जो टोटल करंट एसेट्स हैं, इसका क्या मतलब है? टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश टू बी इन्वेस्टेड इन वेरियस टाइप्स ऑफ करंट एसेट्स, ये उसका टोटल हो गया जी। अच्छा, आप जानते हो कि जो भी आपकी करंट एसेट्स की फाइनेंसिंग है वो सारी की सारी आपने अपनी जेब से नहीं लगा रखी, कुछ आउटसाइड सपोर्ट आपको मिला हुआ है। जो आउटसाइड सपोर्ट आपको मिला है वो है या क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, ये सब आपकी करंट लायबिलिटीज हैं। तो जो करंट लायबिलिटीज का टोटल है वो अगर करंट एसेट्स के टोटल में से अगर हम माइनस करते हैं इस तरीके से, इस फॉर्मेट के हिसाब से, तो वो हो गया वर्किंग कैपिटल। मैं फिर से बता रहा हूं, वर्किंग कैपिटल के एस्टिमेशन का मतलब ही यही है कि इन अमाउंट्स को ऐड करें और उसमें से करंट लायबिलिटीज डिडक्ट करें। अब आज की रिवीजन की क्लास में हम एक एक करके कंसेप्ट उठाते हैं। मेरा मतलब है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, इन सारे कंसेप्ट को हम एक एक करके पिक करेंगे और उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सोचिए कितने पॉसिबल कंसेप्ट हैं जी। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स, कैश बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। अब इसी पे डिस्कशन आगे बढ़ेगा। वेरी गुड जी। तो फिर शुरू करते हैं।
स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से। इसका मतलब एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी ये जानने की होनी चाहिए कि जो रॉ मटेरियल का स्टॉक आपके पास पड़ा है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट की हुई पड़ी है। वेल, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आपको एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कौन सा सवाल? वेल, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, जब तक ये इंफॉर्मेशन आप हमको प्रोवाइड कराकर नहीं दोगे तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी। चलिए इसको कुछ एब्रीविएशन दे देते हैं भाई। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। लेट अस अज्यूम कि किसी क्वेश्चन में आपको यह बताया गया कि रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है 1 मंथ का। हर क्वेश्चन में आपको यह इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी कि रॉ मटेरियल को कितने पीरियड के लिए होल्ड किया जाता है। आपको कहा गया रॉ मटेरियल 1 महीने के लिए होल्ड किया जाता है, तो इसका आपको एक कंक्लूजन डेवलप करना पड़ेगा। किस कंटेक्स्ट में? कि रॉ मटेरियल के स्टॉक में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वेल दैट इज इक्वल टू, अगर आपको रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 1 महीने का गिवन है तो जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में आपकी इन्वेस्टमेंट है दैट इज इक्वल टू 1 मंथ कंजम्पशन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। चलिए हम इसको कहते हैं 1 मंथ कंजम्पशन। सो सिंपल। अगर क्वेश्चन आपको यह कहे कि रॉ मटेरियल होल्ड किया जाता है 2 महीनों के लिए, तो आप कहेंगे ठीक है, इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट है 2 महीनों की कंजम्पशन वैल्यू के इक्वल। यानी जितना रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है उतने ही पीरियड के कंजम्पशन के अमाउंट को आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट मेड इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लेट अस अज्यूम, इसी एग्जांपल को मैं आगे बढ़ाता हूं। आपको साथ साथ यह भी बताया गया कि जो आपका एनुअल कंजम्पशन है, जो आपका एनुअल कंजम्पशन है वो है ₹1,20,000। एक एजम्पशन लीजिए, आपका एनुअल कंजम्पशन है 1,20,000 और आपको यह भी बताया गया कि रॉ मटेरियल होल्ड किया जाता है 1 महीने के लिए। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है 1 महीने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना हुआ? वेल, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1 मंथ कंजम्पशन। अगर आपका एनुअल कंजम्पशन 1,20,000 है तो आप सोचिए 1 मंथ का अमाउंट कितना हुआ? ₹10,000। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हम इस स्टॉक की पोजीशन को कैसे मेंटेन करते हैं। सुनेगा भाई, ये आपका वेयर हाउस है, ये आपका स्टोर है, इसमें आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है ₹10,000 का, ठीक है ना। अच्छा, ये 10,000 का मटेरियल सारी जिंदगी तो पड़ा नहीं रहेगा। जब आप खुद कहते हैं कि होल्ड किया जाता है 1 महीने के लिए, इसका मतलब 1 महीने में मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा। ठीक बात है ना। पहले 10,000 का मटेरियल था, 10,000 कंज्यूम हो गया, इन्वेंट्री बैलेंस कितना रह गया? 0। लेकिन आपका इन्वेंट्री जैसे ही 0 हो जाएगा, आप ऐसा मान लीजिए कि आपको फिर से इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा, परचेज करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री फिर 10,000 हो गया, यानी स्टॉक बैलेंस फिर वही 10,000 का 10,000। अब ये जो 10,000 का मटेरियल आप अगले महीने एक्वायर करोगे, उसके अगले महीने आप इसको कंज्यूम कर लेना, फिर 10,000 का मटेरियल एक्वायर करना, फिर इसे कंज्यूम कर लेना, फिर 10,000 का मटेरियल एक्वायर करना। इस तरीके से आपका जो स्टोर है उसमें मटेरियल घूमता रहेगा, आएगा कंज्यूम होगा, आएगा कंज्यूम होगा। इसका मतलब प्लस माइनस होता रहेगा। टोटल आप पूरे साल में 1,20,000 का मटेरियल कंज्यूम कर जाओगे, क्योंकि अगर आप 1 महीने में 10,000 का मटेरियल कंज्यूम करते हैं तो एनुअल कंजम्पशन तो 1,20,000 ही हुआ। लेकिन स्टोर में जो मटेरियल पड़ा है, अगर मैं आपसे पूछूं उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है,
तो आप कहेंगे दैट इज ओनली ₹10,000 विच इज इक्वल टू 1 मंथ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। तो अगर आपको यह बिजनेस करना है तो आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना ही पड़ेगा, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, और वो आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, उतना जो 1 महीने के कंजम्पशन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको यह बताया जाए कि रॉ मटेरियल होल्ड किया जाता है 1 महीने के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की पोजीशन क्लियर हुई, सारी बातें आपको याद आ गई होंगी। हम जब एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के बड़े सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें ऐसी सिचुएशन हर क्वेश्चन में होती ही थी। डिस्कशन को अगले लेवल पर लेकर चलते हैं। WIP के वैल्यूएशन में पहली बात कि 3 तरीके की कॉस्ट को कंसीडर करना पड़ सकता है। जब मैं कहता हूं 3 तरीके की कॉस्ट, 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, तो बेसिकली मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि 3 डिपार्टमेंट्स हैं कि जिनका WIP की फंक्शनिंग में मेजर रोल होता है। वो कौन कौन से हैं 3 जी? वेल, उसमें से एक तो है मटेरियल, ऑफ कोर्स, दूसरे का नाम है लेबर, और मेरे भाई तीसरे का आपका नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। इसमें किसी कीमत पर भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड्स को कंसीडर नहीं करना है। यानी वर्क इन प्रोग्रेस के वैल्यूएशन में मटेरियल डिपार्टमेंट को काउंट किया जाना चाहिए, लेबर डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन कंसीडर करी जानी चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी। अच्छा, जहां तक मटेरियल डिपार्टमेंट का सवाल है, ये हमारी हमेशा से रिकमेंडेशन रही है कि वर्क इन प्रोग्रेस के वैल्यूएशन में भी इसके इंपैक्ट को 100% काउंट किया जाए, अनलेस द क्वेश्चन सेज अदरवाइज। अगर क्वेश्चन कहता है देखो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, इस पे काम हमारा चल रहा है, इस पे मटेरियल डिपार्टमेंट का काम खाली 80% हुआ है, तो ठीक है, हमें क्वेश्चन की बात माननी पड़ेगी। लेकिन एक बड़ा जनरल सा परसेप्शन ये है कि अगर काम चल भी रहा है तो मटेरियल डिपार्टमेंट ने तो शुरू में अपनी सारी एक्टिविटी कंप्लीट कर दी होगी, इसलिए मटेरियल डिपार्टमेंट को 100% कंप्लीट मानना बड़ा ऑब्वियस सा एजम्पशन है। हमारी रिकमेंडेशन ये हो जाना चाहिए। अब रहा सवाल लेबर डिपार्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का क्या करा जाए, तो सुनिएगा। लेबर डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्लियर कट नहीं है तो ये तो कंफर्म्ड है ना कि आप इसको 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप 0 लेंगे तो इसका मतलब लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का तो काम ही नहीं हुआ, फिर इसको वर्क इन प्रोग्रेस क्यों कहा जाएगा, इसको फिर आप स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ही कह लीजिए। दूसरी बात, हम इसको 100% भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने ये मान लिया कि मटेरियल का काम 100% हो गया, लेबर का 100%, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का 100%, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर इसको वर्क इन प्रोग्रेस कौन कहेगा? फिर आप इसको फिनिश गुड्स नहीं कह दोगे। वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का बेसिक डिफरेंस क्या है? फिनिश गुड्स कहता है कि तीनों डिपार्टमेंट का काम 100% हो गया। रॉ मटेरियल कहता है कि सिर्फ मटेरियल के बारे में सोचा जाए, लेबर ओवरहेड ना सोचा जाए। वर्क इन प्रोग्रेस कहता है कि काम तो तीनों डिपार्टमेंट का हुआ है, लेकिन 100% नहीं हुआ। अब कितने परसेंटेज वर्क हुआ है एज ए रूल सोचा जाए तो ये तो बात क्वेश्चन को बतानी चाहिए, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये ना बताया जाए, और ज्यादातर क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाता, ये स्टूडेंट के विजडम पर छोड़ दिया जाता है, तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप कंसीडर करें, आप ये माने कि जरूर लेबर का काम भी 50% हो गया होगा और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का काम भी 50% कंप्लीट हो चुका होगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस के वैल्यूएशन में मटेरियल को हमेशा 100% मानने की रिकमेंडेशन है, और लेबर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हमेशा 50% मानने की रिकमेंडेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वर्क इन प्रोग्रेस के वैल्यूएशन में नहीं आ सकते, सेलिंग ओवरहेड्स वर्क इन प्रोग्रेस के वैल्यूएशन में नहीं आ सकते। सिर्फ और सिर्फ मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को ही आपने कंसीडर करना है। ठीक बात है जी। दूसरी बात, डेप्रीसिएशन
नॉट टू बी इंक्लूडेड। सुनेगा जी, जब हम कहते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड काउंट करना है, तो खाली वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड काउंट करेगा कि जिनकी कैश पेमेंट होती है, डेप्रीसिएशन बिल्कुल नहीं। जैसे आपने मशीन पे डेप्रीसिएशन लगाया, आपने फैक्ट्री बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन लगाया, तो वो डेप्रीसिएशन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, ये हम मानते हैं, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस के वैल्यूएशन में आप उसको काउंट नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या रीजन है, तो सुनेगा। देखो जी, सबसे बड़ा रीजन ये है कि डेप्रीसिएशन का वर्किंग कैपिटल से कोई लेना देना नहीं। जब आप कैपिटल बजटिंग का चैप्टर पढ़ते थे तो आप पक्का वहां डेप्रीसिएशन को सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन बनाते थे। आप पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में डेप्रीसिएशन कैसे आ सकता है? डेप्रीसिएशन तो फिक्स एसेट पे लगता है। करंट एसेट कहेंगे कि आप हमारे बारे में डिस्कशन करते समय डेप्रीसिएशन को बीच में कैसे ला सकते हैं? इसलिए डेप्रीसिएशन को आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट नहीं मानेंगे जब भी आप वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन करेंगे। दूसरा लॉजिक मैं आपको क्या देना चाहता हूं कि हम इस चैप्टर में यह पढ़ना चाहते हैं कि हमारी कैश इन्वेस्टमेंट कितनी हुई पड़ी है। ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने आपको पहले ही बता दिया। ऑब्जेक्टिव है यह जानने का कि हमारे करंट एसेट्स में हमारी कैश इन्वेस्टमेंट कितनी हुई पड़ी। तो डेप्रीसिएशन कोई कैश इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, डेप्रीसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो इसीलिए डेप्रीसिएशन को किसी कीमत पर आप वर्किंग कैपिटल के एस्टिमेशन में या वर्किंग कैपिटल की किसी कैलकुलेशन में आप काउंट नहीं करेंगे। ठीक बात है जी। अच्छा, जब हम वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन करते हैं तो हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज WIP होल्डिंग पीरियड। जैसे रॉ मटेरियल में कितनी इन्वेस्टमेंट थी, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। उसी लॉजिक से वर्क इन प्रोग्रेस के स्टॉक में आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना कैश ब्लॉक करना है, इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए? WIP होल्डिंग पीरियड। लेट अस अज्यूम कि किसी क्वेश्चन में आपको यह गिवन है कि जो आपका WIP होल्डिंग पीरियड है वो हाफ मंथ का है। जो WIP होल्डिंग पीरियड है वो हाफ मंथ है, या फिर आप कह लीजिए 0.5 मंथ, हाफ मंथ। तो इसका मतलब जब आप इसका वैल्यूएशन करें तो आप एक काम करिएगा, एक मटेरियल डिपार्टमेंट, दूसरा लेबर डिपार्टमेंट और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इन तीनों एक्टिविटीज की आप आधे महीने की कॉस्ट, तीनों एक्टिविटीज की आधे महीने की कॉस्ट आप उसको जरूर कंसीडर करिएगा। हाफ मंथ, 0.5 मंथ। लेकिन चूंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस है तो भले ही आप वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड के मंथ्स के इक्वल का जो भी अमाउंट है, उसके इक्विवेलेंट जो अमाउंट है आप उसे काउंट करेंगे, लेकिन रेकमेंडेशन यही है कि मटेरियल डिपार्टमेंट की कॉस्ट को 100% काउंट किया जाए। अगर क्वेश्चन क्लियरली ना कहे तो सिमिलरली लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की जो कैलकुलेशन होंगी आप उनको भी 50% काउंट करिएगा, अनलेस द क्वेश्चन सेज अदरवाइज। ठीक है भाई साहब। तो वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, उसके लिए कुछ जरूरी बातें ये हैं आपके सामने, सब रिवाइज करा जी हमने, वरना तो बड़े सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सिचुएशन ऐसी हैंडल करी जाती है जी। वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन ऐसे होता है जी। आइए अब सीखते हैं ये फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वर्क इन प्रोग्रेस की ही तरह जब आप फिनिश गुड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई पड़ी है, जब आप ये अमाउंट पता करें तो उसमें भी आपको तीन ही तरीके की कॉस्ट काउंट करनी है, मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। आप कहेंगे सर उसमें भी आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड काउंट नहीं करेंगे? हाँ जी बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे।
क्योंकि ये जो फिनिश गुड्स में जो आपका वैल्यूएशन का सिस्टम है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंसेप्ट पर बेस्ड है भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट पर नहीं। हम जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आप फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वो तो आते ही हैं जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी के साथ आइडेंटिफाई करे जाते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रिंसिपल क्या कहता है कि स्टॉक जो है भले ही वो वर्क इन प्रोग्रेस का हो या फिनिश गुड्स का हो, आता तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही है भाई। तो ट्रेडिंग अकाउंट के ही एक्सपेंसेस खाली इसमें काउंट करे जा सकते हैं। तो सोच लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आते हैं कि नहीं आते, और अगर नहीं आते हैं तो आप कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब भले ही वर्क इन प्रोग्रेस का मैटर हो, भले ही फिनिश गुड्स का मैटर हो, दोनों केसेस में आपको एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ओवरहेड इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ काउंट करना है मटेरियल, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ओके, अच्छा, दूसरी बात, जब मामला फिनिश गुड्स का है तो फिनिश गुड्स तो कहेंगे जी हमारा तो काम खत्म हो गया। भाई हमारा तो काम मटेरियल डिपार्टमेंट का भी 100% कंप्लीट हुआ, एकदम ठीक बात है। हमारा तो काम लेबर डिपार्टमेंट का भी 100% कंप्लीट हुआ, एकदम ठीक बात है। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी। तो बेसिक लाइन ऑफ डिफरेंस क्या हुआ? वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं कि हमने लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को पूरा काउंट नहीं करना, प्रेफरेबली 50% काउंट करना है अगर क्वेश्चन अनक्लियर है तो। लेकिन फिनिश गुड्स में क्या कहा गया है? सब कुछ 100% काउंट करना है। इसका मतलब जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का टोटल है उसको बेस बनाया जा सकता है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड गिवन है, और कितना गिवन है? लेट अस अज्यूम 3 मंथ्स। ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराकर दी गई और आपसे पूछा गया कि जो फिनिश गुड्स का जो हमारा स्टॉक है उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई पड़ी है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे कि इसमें मटेरियल डिपार्टमेंट की कॉस्ट को काउंट किया जाए, 3 मंथ्स की काउंट करी जाए और पूरी की पूरी 100% ही काउंट करी जाए, क्योंकि आखिरकार ये फिनिश गुड्स है। सिमिलरली इसके अंदर लेबर डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी काउंट करी जाए, 3 मंथ्स की कॉस्ट काउंट करी जाए और पूरा का पूरा 100% काउंट कर लिया जाए, और लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को भी काउंट किया जाए, 3 मंथ्स का काउंट किया जाए और पूरा का पूरा 100% काउंट कर लिया जाए। वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स के डिफरेंस को सोचेगा। फिनिश गुड्स कहते हैं कि जितना भी फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड है उसमें उसी पीरियड को रिप्रेजेंट करने वाले मटेरियल के कॉस्ट को काउंट करें, लेबर के कॉस्ट को काउंट करें, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को काउंट करें और पूरा का पूरा 100%। एक तरीके से सोचा जाए ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। क्या कहते हैं जी? ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही है ना? हां जी, एकदम सही बात है। वेरी गुड जी। और पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डेप्रीसिएशन बिल्कुल काउंट मत करिएगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल कहता है कि मुझे डेप्रीसिएशन से क्या लेना देना। डेप्रीसिएशन की पढ़ाई करिए कैपिटल बजटिंग में, वर्किंग कैपिटल को तंग मत करिए भाई साहब। तो हम लोगों ने रॉ मटेरियल पर बातचीत करी, वर्क इन प्रोग्रेस पर बातचीत करी, फिनिश गुड्स के ऊपर डिस्कशन हुआ। अब हम चलते हैं कहां पर? डेटर्स की तरफ। डेटर्स का इन्वेस्टमेंट आप कैसे पता करेंगे? ओके, बढ़ते हैं आगे। डेटर्स के केस में जो इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा रेलिवेंट होती है उसका नाम है डेटर्स कलेक्शन पीरियड। आप जानते हैं इसको डेटर्स वेलोसिटी भी कहते हैं। डेटर्स कलेक्शन पीरियड यानी ऑन एन एवरेज कितने पीरियड में आप फंड्स को डेटर्स से कलेक्ट कर लेते हैं क्रेडिट सेल हो जाने के बाद। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको डेटर्स कलेक्शन पीरियड गिवन है 2 मंथ्स, यानी आप डेटर से 2 मंथ्स में कलेक्शन कर लेते हैं। तो इसका ऑब्वियस कंक्लूजन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए
कि जो डेटर्स बैलेंस है, यानी जो पैसे आपको डेटर से लेने हैं वो किसके इक्वल हैं, दैट इज इक्वल टू 2 months क्रेडिट सेल्स। जैसा डेटर्स कलेक्शन पीरियड होगा वैसी डेटर्स बैलेंस डिसाइड होगा। अगर डेटर्स कलेक्शन पीरियड हुआ 3 महीने का तो डेटर्स बैलेंस हुआ 3 महीने की क्रेडिट सेल। ओके, किसी क्वेश्चन में आपको बताया गया कि आपकी जो टोटल क्रेडिट सेल है पूरे साल की 2,40,000 रुपए। हमने कहा नहीं, हमको पूरे साल की क्रेडिट सेल नहीं जाननी है, हमको जानना है डेटर्स बैलेंस। अगर वो 2 महीनों की क्रेडिट सेल के इक्वल है तो इस तरीके से बड़े आराम से इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। सिंपल पॉइंट है जी। ओके, बट दिस डेटर्स बैलेंस इज डिसाइडेड ऑन सेल्स बेसिस, और सेल्स का मतलब हो गया कैश कॉस्ट प्लस डेप्रीसिएशन प्लस प्रॉफिट। ओके, मैं आगे आ जाता हूं। ये जो हमने अभी अभी पढ़ा है कि भाई ये है हमारा डेटर्स बैलेंस, ये जो डेटर्स बैलेंस बताया गया है इसका आधार, इसका बेस है सेल्स, कि जो हमने कस्टमर को सामान बेचा वही तो पैसे हमको डेटर से लेने हैं। ऑफ कोर्स मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सेल्स होता है ना, इसमें प्रॉफिट भी शामिल है और इसमें डेप्रीसिएशन भी शामिल है। डेप्रीसिएशन को लेकर तो हम लोगों ने वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स में ये पोजीशन क्लियर करी कि इसको वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में नहीं पढ़ा जा सकता। डेप्रीसिएशन वर्किंग कैपिटल का मैटर नहीं है, वो आपकी कैश की इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन डेटर्स का जो अमाउंट है ना, उसमें जो प्रॉफिट है, हम उस प्रॉफिट को भी काउंट नहीं करना चाहते। इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स मस्ट नॉट इंक्लूड डेप्रीसिएशन एंड प्रॉफिट मस्ट नॉट इंक्लूड। क्यों भला? प्रॉफिट से आपको क्या परेशानी है? क्योंकि प्रॉफिट आपका रिवॉर्ड जरूर है, प्रॉफिट आपको इनाम जरूर मिलता है बिजनेस करने का, लेकिन मेरे प्यारे प्रॉफिट आपकी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना। आपने जब शुरू में स्टॉक खरीदा था, मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो आपकी परचेजिंग हुई थी कॉस्ट प्राइस पर। आपने डेटर्स को सामान बेचा, जो सामान बेचा है वो तो कॉस्ट प्राइस पर ही खरीदा गया था ना। आप उसमें बाकी एक्सपेंसेस ऐड करिए, मैं मना नहीं करता हूं, पर मेरे भाई आप उसमें डेप्रीसिएशन के साथ प्रॉफिट भी कैसे काउंट कर सकते हो? क्योंकि प्रॉफिट आपने इन्वेस्ट नहीं करा है, प्रॉफिट आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिला है। यहां सवाल यह नहीं है कि डेटर से आपको कितने रुपए लेने हैं, नहीं, ये चैप्टर आपको ये नहीं सिखाता कि डेटर से आपको कितने रुपए लेने हैं। हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आपके डेटर्स में कितने रुपए फंसे हैं। इसीलिए इसमें ना डेप्रीसिएशन आएगा ना प्रॉफिट आएगा। हां जी, फंड्स इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स टू बी डिसाइडेड ओनली ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। अगर डेप्रीसिएशन प्रॉफिट है तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा डेटर्स में इन्वेस्टमेंट जानने के पर्पसेस के लिए। हां, लेकिन आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पोजीशन क्लियरली बता दें। जब आप बैलेंस शीट बनाएं तो पक्का उसमें एसेट साइड पे जो डेटर्स बैलेंस शो किया जाता है, आप उसको सेल्स बेसिस पे लिखिए। हम आपकी बैलेंस शीट के साथ कोई छेड़ाखानी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो चैप्टर है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसमें हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि डेटर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उस कैलकुलेशन के लिए और सिर्फ इसी कैलकुलेशन के लिए आपको डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट को काउंट नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमारा जो डिस्कशन हुआ वो हुआ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पर, वर्क इन प्रोग्रेस पर, फिनिश गुड्स पर, और ये डेटर्स का डिस्कशन भी हम लोगों ने करा। अब मैं सोचता हूं कि आपको करंट लायबिलिटीज की तरफ ले चलूं। करंट लायबिलिटी यानी अरे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना? ओके, हां, तो करंट लायबिलिटीज का मतलब क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। ऑफ कोर्स क्रेडिटर्स बैलेंस अगर आपको पता करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है? क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। मान लो आपको क्वेश्चन में बताया गया कि जो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है वो है 2 महीने का।
तो आपसे पूछा जाएगा वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन करनी है ना, तो चलो फटाफट क्रेडिटर्स बैलेंस पता करो। तो क्रेडिटर्स बैलेंस किस अमाउंट के इक्वल होगा? अगर आप हमको स्पेसिफिकली बताएं कि क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है 2 महीने का, तो जो क्रेडिटर्स बैलेंस है वो किसके इक्वल होगा? 2 मंथ्स क्रेडिट परचेजेस। याद रखेंगे इस बात को। ओके, वेजेस के मैटर पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टाइम लैग, यानी आप वेजेस को पेमेंट कितनी देर के बाद करते हैं, वर्कर्स को पेमेंट आप कब करते हैं। लेट अस अज्यूम इंफॉर्मेशन आपके पास है कि वर्कर्स को पेमेंट होती है 1 महीने के बाद, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना हुआ? सिंपल, 1 मंथ वेज कॉस्ट। जितनी भी 1 महीने की वेजेस हैं समझिए वो आउटस्टैंडिंग वेजेस के इक्वल अमाउंट है। मान लीजिए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है कि ओवरहेड्स की पेमेंट होती है आधे महीने के बाद, हाफ मंथ, और आपसे पूछा जाए बताए आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स कितने हैं, तो सिंपली कैलकुलेट कर लीजिएगा कि जितना भी 1 महीने के ओवरहेड के इक्विवेलेंट अमाउंट है। करंट लायबिलिटीज की कैलकुलेशन आप जानते हैं कि बहुत जरूरी है अगर आपको एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के परफेक्ट मैनर को डील करना है। अगर करंट एसेट्स का टोटल करना है, करंट लायबिलिटीज भी माइनस करनी है, तो करंट लायबिलिटीज की कैलकुलेशन बड़े परफेक्ट वे में करिएगा। क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कितना है, वेजेस की पेमेंट का टाइम लैग कितना है, और ओवरहेड्स की पेमेंट का टाइम लैग कितना है। आप बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, टाइम बहुत लेते हैं। आपको ध्यान होगा जब हम लोगों ने मेन क्लासेस कंडक्ट करी थी तो उसमें कितने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हुए थे, और एक एक क्वेश्चन का आंसर देने में आधे घंटे का टाइम लग जाना कोई बड़ी बात नहीं। उसमें हमको वर्किंग कैपिटल की स्टेटमेंट के लिए हमें सबसे पहले तो आपको ध्यान होगा हम एक नोट बनाते थे जिसमें हम एनुअल कॉस्ट स्टेटमेंट को पूरी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और जिसमें हम कैश कॉस्ट को अलग कर लेते हैं, डेप्रीसिएशन को अलग से बताते हैं। हालांकि डेप्रीसिएशन शो करा जाए इसकी कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जब हम एनुअल स्टेटमेंट बनी रही होती है तो आखिर में डेप्रीसिएशन ऐड करके टोटल कॉस्ट भी आ ही जाता है। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। शुरू में तो जो क्वेश्चंस हमने करे थे उसमें हम हर एक कैलकुलेशन के लिए एक एक वर्किंग नोट बनाते थे, पर धीरे धीरे करके हमने वर्किंग नोट्स की संख्या कम करनी शुरू कर दी। हमको लगा कि अरे भाई आउटस्टैंडिंग वेजेस और ओवरहेड्स के नोट्स कौन बनाता है। तो अगर आप कोई कैलकुलेशन सीधे तौर पर कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी आप जितने ज्यादा नोट्स बनाते हैं, जितनी कैलकुलेशन आप लिखते हैं, पेपर चेक करने वाले को ना आपकी बात को समझने में और आपके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू एस्टेब्लिश करने में उतनी ज्यादा आसानी भी हो जाती। तो नोट्स बनाएं, ज्यादा से ज्यादा बनाएं, पेपर चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपको भी लगेगा कि एक एक कैलकुलेशन के सपोर्ट में जो नोट आपने बनाया है वो आपके आंसर को और ज्यादा परफेक्ट वे में रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। और वो कंसेप्ट कौन सा है? वेल, आपको ध्यान होगा एक कंसेप्ट था, उसका नाम था टंडन कमिटी गाइडलाइंस। चलिए एक डिस्कशन उसके ऊपर। टंडन कमिटी गाइडलाइंस में पहले जरा इन बातों को देखिएगा। भाई ये कमेटी आरबीआई ने बनाई थी 1975 में। इसके जो चेयरमैन थे वो थे श्री प्रकाश टंडन जी, और इस कमेटी को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट जो लोन दिया जाता है, बैंकों के द्वारा जो लोन दिया जाता है, जिसको कि आप पॉपुलरली ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं, उसकी मैक्सिमम कितनी लिमिट सैंक्शन करी जा सकती है। एमपीबीएफ, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अगेंस्ट वर्किंग कैपिटल। लेकिन ठीक है, ये बात हमने आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे बताई, पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये जानने का है कि आखिरकार वो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना हो सकता है। वेल, टोटल 3 मेथड्स बताए गए जो अलग अलग बैंक्स अपनी अलग अलग ब्रांचेस की सूटेबिलिटीज के हिसाब से डिसाइड कर सकती है कि कौन से कस्टमर को कितना लोन सैंक्शन करना है। कहीं पर लिबरल अप्रोच फॉलो करी गई है, कहां कंजर्वेटिव, और एक जगह तो सुपर कंजर्वेटिव अप्रोच भी फॉलो करी गई।
सबसे ज्यादा जो लिबरल अप्रोच रही वो थी मेथड नंबर 1 में। मेथड नंबर 1 में आपको यह कहा गया कि देखो भाई, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस करें, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट ही तो लोन देना है, तो मैक्सिमम लोन सैंक्शन किया जा सकता है 75%। अगर आप ये पूछे सर 100% लोन क्यों नहीं दे रहे, लो बताओ, 100% लोन किसी को देने का मतलब यह है कि आप उसको ओपन इनविटेशन दे रहे हो कि भैया बन जाओ डिफॉल्टर। भाई अगर किसी को 100% लोन मिल जाए और अगर वो लोन रीपे करने से मना कर दे तो ज्यादा से ज्यादा उससे उसकी एसेट ही छीनी जा सकती है। वो खुश हो जाएगा, अगला कहेगा जी मेरे को तो सारे पैसे मिल गए, ले जाओ मेरी एसेट, वैसे तो बाजार में बिकती नहीं, मैं समझूंगा मैंने आपको बेच दी। इसलिए अगर आप ये चाहते हो कि अगला जो है वो ईमानदार बना रहे, टाइम पर आपको पेमेंट करता रहे, रीपेमेंट करता रहे, तो आप पूरा लोन तो उसको नहीं दोगे ना। 75% की जो लिमिट है, मैं कहता हूं ये सबसे ज्यादा लिबरल अप्रोच है जो टंडन कमेटी की गाइडलाइंस में बताई गई कि जितना वर्किंग कैपिटल है उसके अगेंस्ट 75% से ज्यादा लोन सैंक्शन नहीं करना चाहिए। जो मेथड नंबर 2 है, मैं उसको थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच कहूंगा। ये कंजर्वेटिव अप्रोच ये कहती है कि अगर कोई बिजनेसमैन लोन के लिए एप्लीकेशन देता है, शॉर्ट टर्म लोन के लिए, तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को छोटा करके सोचा जाए। मेरा मतलब है उसकी जो करंट एसेट्स हैं, सीए करंट एसेट्स को छोटा कर दीजिए, सिर्फ 75% काउंट करिए, लेकिन उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, मेरा मतलब है करंट लायबिलिटीज, सारी की सारी माइनस करिए। अगर मैं मेथड नंबर 1 में एक बार फिर आऊं, वो कहते हैं कि करंट एसेट्स का भी 75% काउंट करें और करंट लायबिलिटीज का भी 75%, दोनों का 75% करने की बात कही गई है, पॉजिटिव एस्पेक्ट का भी और नेगेटिव एस्पेक्ट का भी। मेथड नंबर 2 कहता है कि नहीं, आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट का तो खाली 75% काउंट किया जाएगा, पर करंट लायबिलिटी जो कि आपका नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको पूरा 100%। तो थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच हो गया। इसका मतलब मेथड नंबर 2 में जो आंसर आएगा वो मेथड नंबर 1 के कंपैरिजन में थोड़ा तो कम होगा ही। अच्छा, एक तीसरी अप्रोच है जिसको मैं कहता हूं सुपर कंजर्वेटिव अप्रोच। ये सुपर कंजर्वेटिव अप्रोच ये कहती है कि जितनी भी करंट एसेट्स आपने डिक्लेयर करी हैं, हम उसमें से पहले माइनस कर देंगे, निकाल देंगे बाहर, क्या, सीसीए, और सीसीए की फुल फॉर्म मैंने यहां लिखी है कोर करंट एसेट्स। आइए पहले यही जान लेते हैं कि ये कोर करंट एसेट्स क्या होती है। बेसिकली कोर करंट एसेट्स वो हैं जो करंट एसेट्स दिखती हैं पर है नहीं। करंट बैलेंस शीट में वो करंट एसेट की लिस्ट में आती हैं पर असल में है नहीं। देखो, करंट एसेट्स वो होती हैं जो हैं सर्कुलेटिंग एसेट्स, इनका असली नाम वैसे सर्कुलेटिंग एसेट ही है। सर्कुलेटिंग एसेट किसको बोलते हैं भाई? जो एसेट आज है कल नहीं होगी, कल होगी परसों नहीं होगी। पर ऐसा कई बार जब बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन जाती है और बैंक उस एप्लीकेशन को अपने लीगल सेल में फॉरवर्ड करते हैं, वो इवेलुएट करके ये पता करते हैं कि कुछ ऐसी एसेट्स हैं, कुछ ऐसी करंट एसेट्स हैं जो मिनिमम लेवल पर थ्रू आउट द पीरियड मेंटेन्ड हैं। जैसे मिनिमम इन्वेंट्री हो गया, मिनिमम कैश बैलेंस हो गया। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास करंट एसेट का एक ऐसा हिस्सा है जो थ्रू आउट द पीरियड मेंटेन्ड है, पीरियड के शुरू में भी है, पीरियड के आखिर में भी है, तो भाई साहब फिर इसको करंट एसेट कौन कहेगा? जब ये एसेट अपनी जगह से हिलती नहीं है, जब ये मूव ही नहीं करती है, जब ये सर्कुलेशन में ही नहीं है, तो हम इसको करंट एसेट मानने से मना कर देंगे। तो बेसिकली कोर करंट एसेट्स आपकी नकली करंट एसेट्स हो गई, जो करंट एसेट्स दिखती हैं पर है नहीं। वो हमारे हिसाब से तो फिक्स्ड एसेट की लिस्ट में चले जाए, मोर एप्रोप्रिएट होगा। तो जो भी टोटल करंट एसेट डिक्लेयर करी गई, उसमें से अगर मैं वो नकली वाली करंट एसेट माइनस कर दूं, तो बैलेंस जो मेरे पास आएगा वो होंगी असली करंट एसेट्स, उसका करिए 75%, और उसके बाद भी जितनी करंट लायबिलिटीज हैं सारी की सारी डिडक्ट कर दीजिए। तो सुपर कंजर्वेटिव अप्रोच ये हो गई।
मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया ही था कि ये जो हम लोग कैपिटल बस्टिंग की रिवीजन क्लास नंबर 1 रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को डिस्कस किया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं हो सकता क्योंकि रिवीजन क्लास सफिशिएंट नहीं है उस काम के लिए। एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में हमको 25 मिनट 30 मिनट के आसपास का टाइम भी लग जाता है। हमने सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज किया। अब मैं चाहूंगा कि अगली क्लास यानी वर्किंग कैपिटल रिवीजन क्लास नंबर 2 जो रिकॉर्ड करी जाए, उसमें प्राइम ऑब्जेक्टिव मेरा होना चाहिए कि जो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट है और जो कैश मैनेजमेंट है, इन दोनों कंसेप्ट्स को डिस्कस किया जाए। तो आज की वर्किंग कैपिटल की रिवीजन क्लास नंबर 1 को हम यही कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक मेरी तरफ से गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।